नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बीते कुछ दिनों से बीपीएससी छात्र के आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईजैक करने की बात कही जा रही है कि बीपीएससी छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। और कल ही की बात है जब पटना के गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को पटना पुलिस सुबह के 4 बजे गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें ले करके पूरा पटना घुमाया जाता है। बाद में बेल हुई, टर्म एंड कंडीशन रखा गया था, लेकिन उस कंडीशन को ना मानने के बाद भी प्रशांत किशोर की बेल हो गई है। मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर से जो जुड़ रहे हैं, वो बिहार को किस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। वो शिक्षा के बदलाव में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या किस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदली जा सकती है, इस विषय में वो क्या कुछ सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या कुछ सोचती है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम जनसराज के एक युवा का नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका परिचय भी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार हुआ। मैं कटिहार का ही बेटा हूँ। पिछले 8-9 साल से इंग्लैंड में एक जीआई सर्जन, कैंसर सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। और बिहार में बदलाव की बात जिसकी आप बात कर रहे थे जी, उसके बारे में जो भी प्रशांत किशोर जी और जनसुराज बात कर रहा था, उससे ही प्रभावित होकर मैं भी अपना योगदान देने के लिए वापस आया हूँ। तो राजनीति में अपना योगदान देने के लिए वापस आए या फिर वापस आ गए इसलिए जो है राजनीति में योगदान दे रहे हैं, ये दोनों बात अलग अलग है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। मैं बिहार के बदलाव में योगदान देने के लिए आया हूँ और बिहार के बदलाव का इस वक्त इतनी सारी पार्टियां अपना बहुत सारे समय से राज कर रही हैं और स्थिति दर से दर बदतर होती जा रही है। बिहार करीब 28वें स्तर पे है। एक नई पार्टी जनसुराज जो एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की बात करती है शिक्षा व्यवस्था की, बात करती है रोजगार से, जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग इससे अपना कहीं ना कहीं समन्वय देखते हैं, उसी से प्रभावित होकर आए हैं। अदरवाइज़ हम किसी और तरह के पॉलिटिक्स से कभी अपने आप को जोड़ता हुआ नहीं देख सकते। और इसी तरह की राजनीति से प्रभावित होकर ही मैं वापस आया हूँ, नहीं तो शायद कुछ और साल लगते मुझे वापस आने में। लेकिन इस बदलाव की मुहिम में अपना भी धक्का देने के लिए मैं आया। बिहार की किस व्यवस्था को बदलने की बात कही जा रही है? बिहार में क्या दिक्कत है जो आपको दिखाई दे रहा है? किस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है? बिहार में जो अव्यवस्था है, आप जब बाहर जाते हैं बिहार से, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क समझ में आता है। उसमें सबसे पहला नंबर है शिक्षा व्यवस्था। भगवान की कृपा से मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बाहर जाके आगे की पढ़ाई 12वीं की तक की मैंने यहीं पढ़ाई की है। मौका मिला मुंबई में जब मैंने एमबीबीएस किया, तब जाके समझ में आया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है बच्चों की। बाहर जाके बिहार के दूसरे राज्यों से के आए हुए परीक्षार्थियों या दूसरे स्टूडेंट्स के समक्ष खड़े होने की उनकी क्षमता नहीं होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सालों से बिहार की सत्ता के बागडोर को संभाले हुए हैं, उन नेताओं ने, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, उससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया है? कोशिश तो की है। जैसा ऐसा लग रहा है कि पिछले 10-15 साल में ये कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन ये कोशिश उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। आप देखें कि दूसरे, खासकर दक्षिण के राज्यों में या फिर हमारे पश्चिम के राज्यों में उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है। हमारे यहाँ पे जब से 1990 से पूरे देश में जब हम आर्थिक लिबरलाइजेशन कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे किसी और कारणों के पीछे राजनीति चलाई गई थी। मुझे लगता है कि जानबूझकर यहाँ के बच्चों को शिक्षा और विश्व स्तरीय शिक्षा से वंचित रखा गया, ताकि वो अपनी बात को ना समझ सके, ना अपने हक को समझ सके और ना ही ज़्यादा अपनी आवाज़ को। क्या कारण रहा? ये आपने एक कहीं ना कहीं एक आरोप लगाया कि जानबूझ करके मजदूर के बच्चों को, गरीब के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया। क्यों? आखिर क्यों शिक्षा से दूर रखा गया? क्या वजह थी इसकी?
राज्य में देश की तरह शिक्षा नीति और दूसरे भी जो नीतियां होती है, रोजगार, पलायन और एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है ज़्यादातर इशू बनाने के लिए। यदि आप शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो पढ़ा लिखा बच्चा आपसे सवाल पूछेगा। दूसरे क्षेत्रों में भी अवस्था है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूछेगा कि हमारे यहाँ पे रोजगार क्यों उत्पन्न नहीं होता, हमारे यहाँ जो भी हमारे मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इतनी धांधली क्यों है। जबकि आप उनको यदि दूसरे मामलों में उलझा के रखे, चाहे धर्म और जाति के हिसाब से, चाहे और भी किसी चीज़ में, तो आपसे वो सवाल पूछेगा ही नहीं। और इसी तरह की राजनीति चली आई है। हम, जैसे प्रशांत किशोर जी ने कहा है, हम इस तरह की राजनीति को ही बदलना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा और पलायन, जिन मुद्दों के ऊपर हमारा चुनाव हो, हमारे नेता चुने जाएं। चलिए, शिक्षा पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी सवाल यह उठता है कि बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं यह जो बीपीएससी का मुद्दा था, बीपीएससी सबसे पहले इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र सड़क पर उतरे थे, और उसके बाद इस मुद्दे में री एग्ज़ाम को लेकर के अभी जो है बात चल रही है। किस प्रकार से देख रहे हैं एक छात्र के आंदोलन को नेता हाईजैक कर रहे हैं? और चूँकि अभी प्रशांत किशोर पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक किया, यह आंदोलन कहीं से उनका नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हाईजैक कर लिया। एक राजनीति रूप रंग रेखा तैयार की जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा, भटकाया जा रहा है छात्रों को। किस प्रकार से इसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपके इस सवाल में मेरे ख्याल से दो भाग हैं। पहला तो आपने बताया इशू क्या है। जिस तरीके से बात आ रही है सामने, ये 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है जिसमें अनियमितताओं की शिकायत थी, खासकर एक केंद्र में, जो एक केंद्र काफ़ी बड़ा केंद्र था, करीब 22-23 केंद्रों के बराबर है। 12,000 छात्र उसमें एक साथ एग्ज़ाम देते हैं। उसके लिए बात हुई कि अनियमितता हुई है, तो सरकार ने बोला, आयोग ने बोला कि हम सिर्फ उस सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा करा देते हैं। तो अब इसमें आती है बात, नॉर्मलाइजेशन क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता। नॉर्मलाइजेशन, यदि एक ही प्रतियोगिता का एग्ज़ाम जिसमें आपको एक रैंकिंग देनी होती है बेस्ड ऑन सबका परफॉर्मेंस के हिसाब से, न कि सिर्फ उनका कितना मार्क्स आया, यदि अलग अलग फेज में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग क्वेश्चन पेपर दे के यदि कोई एग्ज़ाम को कराया जाए, तो सबके अंक को एक रैंकिंग में डालने के लिए आपको नॉर्मलाइज करना होता है। और उसका फॉर्मूला, जिस तरह से क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आता, ये फॉर्मूला भी मुश्किल है समझना। और आप जानते हैं, जो चीज़ पारदर्शी नहीं है उसमें धांधलियाँ होती ही हैं, ये तो नियम है। इसीलिए छात्रों ने बोला कि एक सेंटर पे दोबारा एग्ज़ाम ना कराया जाए, उसके और नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, उसके भीतर पूरे एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए, जो कि हम लोगों को लगता है एक सही मांग है। अब आपने दूसरी बात की कि क्या इस चीज़ को हमने राजनीतिक रंग दिया कि नहीं दिया। आप देखिए, एक तरफ हमारे सत्ता में बैठे हुए दल हैं, एनडीए वाले दल हैं, वो तो खुद सामने आएंगे नहीं छात्रों की मांग को। यादव सामने आए थे, उन्होंने चक्का जाम किया था रेलवे का। देखिए, अब हम फिर दूसरी टॉपिक पे जा रहे हैं। पहले इस टॉपिक को क्लियर करिए। हाँ, जो इस टॉपिक पे मैं था, तो मैं कह रहा हूँ कि छात्रों की करीब 13-14 दिनों से चल रहा था इसके ऊपर, छात्रों का आंदोलन, मांग को लेके 2-3 बार उनके ऊपर लाठी चार्ज हो चुका था। लेकिन क्या सरकार इस रवैये को बदल रही थी? नहीं, वो दोबारा लाठी चार्ज करने के लिए आ रही थी। अब प्रशांत किशोर जी, जिनके हृदय में शिक्षा को लेके बहुत ही ऊपर स्थान, हम तब से बार बार शिक्षा बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य बदले, तभी हमारे राज्य का भविष्य बदलेगा। जब कोई इस विषय को नहीं उठा रहा था, तब प्रशांत किशोर जी ने उठाया इस विषय को, जबकि हम सैद्धांतिक रूप से हम आंदोलनों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन जब कोई और नहीं उठा रहा था, हमारे छात्रों के इस पूस के महीने में इतना कुछ झेलना पड़ रहा था कि वाटर कैनन से और लाठीचार्ज से, तब हमें सामने में आगे आना पड़ा। अब दूसरी पार्टियों की आप बात करें, दूसरी पार्टियों में जो खुद सत्ता में है, खुद इसके खिलाफ कैसे नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, वो पहली अनियमितता नहीं है, बहुत सारी अनियमितता है। आप जानते हैं, बिहार तो गढ़ रहा है इसका। और इसलिए हमारी एक मांग भी है, जो सबसे अच्छी मांग है। सिर्फ री एग्ज़ाम कराने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। व्यवस्था ऐसे नहीं सुधरेगी, दोबारा होगा, फिर से हम री एग्ज़ाम करेंगे, फिर से ऐसे व्यवस्था बिगड़ेगी। हमें चाहिए कि पहले जितने कुछ हुए हैं अब तक अनियमितता या पेपर लीक से जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें क्या अब तक कार्रवाई की गई है? यदि कोई पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनका नाम आया है, कोई नेता का नाम आया है, तो क्या उसके ऊपर कुछ जांच हुई है? यदि हुई है, उसके लिए सरकार एक श्वेत पत्र दाखिल करे सामने में सदन के, ताकि हमें पता लगे कि अरे इस बार हो गया, अगली बार भी होगा।
नहीं होगा उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि श्वेत पत्र जारी किया जाए और कार्रवाई करने की बात, तो कहीं ना कहीं दफ्तरों में धूल फांक रही होगी वो फाइलें। एक सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशांत किशोर एक कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी का गठन किए हैं। प्रशांत किशोर को जाना जाता है एक रणनीतिकार के तौर पर, कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए उन्होंने काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता जो खास करके जातिवाद की राजनीति बिहार में चलती है, ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर को बिहार की जनता मौका देगी, उनकी पार्टी को? क्या आपको ये लगता है? इतिहास गवाह है, जब तक किसी चीज़ को करके हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक लोग, जब पहले कोई स्टार्ट करता है उसको या तो पागल बोलते हैं या बोलते हैं कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जो पॉलिटिकल स्पेस है ऑलरेडी उसमें काफ़ी वो क्राउडेड है, किसी और नई पार्टी के लिए जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आगे आने के लिए। जिन मुद्दों पे हम बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, कृषि और उससे रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, पलायन और रोजगार, और जो है भ्रष्टाचार और रिलेटेड, स्वास्थ्य उसमें भी आता है क्योंकि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है हमारे उसके ऊपर काफ़ी भार पड़ रहा है। वो अभी और ख़राब होगी, वो समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आगे समझ में आएगा। इन सब मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि जाति नहीं है। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं और चाहे दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए कोशिश तो की जानी चाहिए, लेकिन आप जाति को उठा के वो करेंगे तो नहीं होगा ऐसा। अब देखिए, आपने बताया है, उदाहरण हमने पहले भी दिया है कि जब सेंटर के लिए, लोकसभा के लिए चुनाव होता है तो उससे जो चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं उसमें देखा जाता है कि जाति से लोग उठ के देते हैं। सही बात है कि बिहार से जाति एक ऐसी चीज़ है, कभी जाति नहीं, लेकिन हमें कोशिश करके देखना होगा। सारे समाज को हम यदि उत्थान करना चाहते हैं तो ये चीज़ लेना पड़े समाज। लेकिन उसी प्रकार ये जो जाति ऑलरेडी कुछ हासिल कर चुकी है समाज में, उनको जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेना होगा। जब तक हम ये कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम कह नहीं सकते। हो सकता है हम असफल रहें, लेकिन कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। धन बल वाली पार्टी कही जा रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी को धन स्वराज बताया जा रहा है, और ये सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि बस कुछ ही सालों पहले आई हुई, कुछ ही महीने पहले आई हुई पार्टी अभी जनस्वराज की गाड़ियां हर ज़िले में घूम रही है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? कहाँ से आ रहा है जनस्वराज के पास, प्रशांत किशोर के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका सवाल पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ। आप छोटी से छोटी चीज़ करते हैं लाइफ में, उसके लिए धन की ज़रूरत होती है। आपको एक एग्ज़ाम पास करना हो तो आपको कागज़ कलम चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। आपको साइकिल चलाना हो, कहीं दूर जाना हो तो साइकिल चाहिए। हमारा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी प्रक्रिया है, उसमें बिना धन बल के कुछ नहीं हो सकता। और इसको जानते हुए भी हमारे संविधान ने और हमारे चुनाव आयोग ने एक लिमिट रखी हुई है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरत तो दिखाई ही है। अब ये बात आई है कि आप जिनसे लड़ने जाते हैं, कहते हैं ना कि जिस मैदान में आप सब लोग तलवार लेके बैठे हुए हैं, तो आप तो सुई लेके जा नहीं सकते, पेन लेके जा नहीं सकते, तो धन की तो ज़रूरत है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल का सवाल जी हाँ, तो धन कहाँ से आ रहा है इसके बारे में प्रशांत किशोर जी बहुत बात बता चुके हैं। लेकिन जब भी इस सवाल का जवाब देना होता है तो जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया में जितने भी दूसरे दल हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस तरह का सवाल होना चाहिए, हम बार बार कहते हैं। और ये उसके साथ में लगा के हमारा आंसर जनस्वराज का देखना चाहिए। प्रशांत किशोर जी पिछले 10 साल से दूसरी राजनीतिक पार्टियों की मदद कर रहे थे, एक चुनावी रणनीतिकार, जो कि आपने जस्ट कहा, और ये एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे थे वो जी आईपैक के माध्यम से या उसके पहले सीएजी के माध्यम से 2012-13 में उन्होंने गुजरात से स्टार्ट किया था और अभी अंत तक दक्षिण में और वेस्ट बंगाल में उन्होंने मदद की है। और ये प्रोफेशनल सर्विस के बदले में उनको बहुत सारा रिम्यूनरेशन मिल रहा था। और भी ये बात होती है, चुनावी प्रक्रिया में जो भी दल लड़ते हैं उनको अलग अलग इंडस्ट्रियल कंपनीज या फिर फैमिलीज हैं, उनसे चुनावी चंदा मिलता है। उन्हीं चुनावी चंदों का कुछ भाग जरूर हमारी तरफ भी आ रहा है और उसी के हिसाब से हम भी चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कम पड़ जाए। हम तो चाह रहे हैं कि यदि आप लोगों को भी लगता है कि हमारे विचार सही दिशा में हैं और इस तरह की पार्टी एक
सतह पे आनी चाहिए हमारे चुनावी परिदृश्य में, तो आप भी इसके लिए योगदान करें। कहीं हम इस पे कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद जानते हैं इस बात को मुझसे ज़्यादा, और मेरे ख्याल से जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो आपको ही पता था कि क्या ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन की जा रही है कहीं ना कहीं अब आज की जो आंदोलन हुई वह हर पंचायत में, हर जिले में हो गई, अब तक गांधी मैदान में ही चल रही थी, क्यों नहीं झुक रहे नीतीश कुमार, और क्या लगता है कि वो झुकेंगे? इसका तो पहला जवाब मैं ये दूंगा कि शायद ये सवाल नीतीश जी से ही पूछना चाहिए, और दूसरा जवाब ये है कि एक तो आदत सी हो गई है अड़े रहने की, और ये कहा जा सकता है कि अड़ना उनको ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, तभी इतनी बार बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये पहली घटना तो हुई नहीं है, उनको पता है ये वाला भी आया है, लहर चला जाएगा, हम तो फिर से मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, तो फिर क्यों वो कदम कुछ उठाए? क्या ये जो लहर अभी आया हुआ है ये भारी पड़ेगा उन पर? देखिए, आप किसी एक बॉक्सिंग मैच में देखते हैं बहुत सारे इधर से उधर आदान प्रदान होता है हिट्स का, जब तक एक नॉकआउट पंच नहीं लग जाता। हम तैयारी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि एक नॉकआउट पंच दे, यानी कि पिछले हमारी जितनी भी प्रयास हुई है व्यवस्था के ऊपर चोट करने की, इस मुद्दे को लेके, अनियमितता को लेके, जब प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसके लेके, इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चोट कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी बात को जनमानस तक पहुँचाएं, ताकि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को आके अपना भी मुद्दा बनाए और भागी बने, तभी वो मानेंगे इस बात को। जब तक उनको लगेगा कि अरे 1-2% लोग जुड़ गए हैं कहीं पे, क्या होगा इससे? ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख मान लीजिए, हम मानते हैं पटना की जनसंख्या है, जेपी आंदोलन में 5 लाख में 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे। उसी प्रकार यदि उसी आंदोलन की तरह ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस इसको अपना भी आंदोलन माने और भाग ले, तो नीतीश कुमार जी को सुनना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन उस तरह का प्रयास करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉकआउट पंच देने की तैयारी जो की जा रही है, या नॉकआउट पंच देने की बात इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों ने किया है नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन अब देखना यह है कि जनस्वराज जिस उद्देश्य के साथ पटना के गांधी मैदान में आंदोलन कर रही थी, और आज बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन हुआ, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, क्या इस धरना प्रदर्शन का गूंज नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचेगा, और क्या वाकई में जनस्वराज एक नॉकआउट पंच नीतीश कुमार को देगी? लेकिन कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जनस्वराज के नेताओं को बीपीएससी का मुद्दा मिल गया है, और इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने की पुरजोर तैयारी है। इस पूरे खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।